It designated the governor of Bengal as the Governor General of Bengal and created an executive council of 4 members to assist him. The first such Governor General was Lord Warren Hastings. तो दोस्तों जो पहला जो एक्ट लिया गया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1770 में वो था कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको अब से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। मतलब गवर्नर ऑफ बंगाल था पहले, अभी गवर्नर जनरल बन गया वो। एंड क्रिएटेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसके साथ साथ उसकी सहायता के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया 4 मेंबर के लिए। 4 मेंबर का एक सदस्य बनाया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कि गवर्नर जनरल को हेल्प करेगा उसके कार्यकलाप में। और जो पहला जो गवर्नर जनरल था उस समय का वो था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आ जाता है। 4 मेंबर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, गवर्नर ऑफ बंगाल बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये क्या, जो बॉम्बे और मद्रास जो प्रेसिडेंसीज थे, गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे और मद्रास, उसको सबऑर्डिनेट बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का। मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही मतलब मेन हो जाएगा। 3 प्रेसिडेंसी थे, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, तो उसका मेन आपका गवर्नर जनरल बंगाल उसको बाकी दोनों को नियंत्रित करता था। आगे में क्या था, उससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1770 पहले क्या था, सभी इंडिपेंडेंट थे। ये तीनों प्रेसिडेंसीज एक दूसरे से अलग थे, कोई किसी का कंट्रोल में नहीं था। लेकिन अभी जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसके अंडर में बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज आ गए थे इस एक्ट के तहत। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्या, इट पॉइंट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। एक कब एस्टेब्लिश हुआ था, स्थापना हुआ था इसका 1774। और उसमें क्या था, एक चीफ जस्टिस था और 3 जजेस थे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा भी एस्टेब्लिश हुआ इस एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत। तो उसमें एक चीफ जस्टिस था, मुख्य न्यायाधीश था, और उनके सहायता करने के 3 जजेस थे। तो उनका उस समय का जो पहले जो चीफ जस्टिस कौन थे ये आप लोग अगर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंस और ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स। जो आपका कंपनी को सर्व कर रहा था, जो भी एम्प्लॉयज थे उसके, अभी जो गवर्नमेंट सर्वेंट कहते हैं, उस कंपनी के जो सर्वेंट थे, उन लोगों को ये प्रतिबंध लगा दिया गया कि वो कोई प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे किसी नेटिव्स के साथ, मतलब स्थानीय जो लोगों के साथ कोई प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, नहीं तो, और उनसे कोई प्रेजेंट या कोई गिफ्ट या कोई मतलब पैसा वैसा कुछ ब्राइब्स लेंगे। मतलब उनको कोई भी निजी व्यवसाय या ब्राइब्स या प्रेजेंस लेने से उनको प्रोहिबिशन लगा दिया गया। वो अब से ये सब करने से उनको जुर्म हो सकता है। और इसके साथ एक नाकाबंदी लगा दिया गया था ब्रिटिश सरकार ने, मतलब ब्रिटिश कंपनी जो राज था, वो कंपनी राज को एक नाकाबंदी, एक रेगुलेशन कंट्रोल ला दिया गया था। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है यूके का, उसका कंट्रोल जो कंपनी पे और भी सशक्त कर दिया गया था। और ये कैसे किया, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, जो गवर्निंग बॉडी ऑफ कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते थे। तो उसको क्या करना है, उस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को उनको मतलब अपना जो रेवेन्यू, उनके जो रेवेन्यू सिविल और मिलिट्री, तीनों अफेयर्स के, सैन्य आपका और जो सिविल और रेवेन्यू, तो ये तीनों मतलब जो अफेयर्स हैं, जो मेन तीनों चीज़ें, उसके बारे में उनको रिपोर्ट करना होगा यूके के गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। मतलब इसके क्या हो गया, वो उत्तरदायी हो गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी अपना रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। बाद में उनका इस तरह का, इन तीनों चीज़ों में उनका अफेयर्स किस तरह चल रहा है, तो उसको हमेशा उनको रिपोर्ट करना था गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को यूके में। तो क्या उससे क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोलिंग जो रेगुलेशन वो और भी बढ़ गया ईस्ट इंडिया कंपनी पे। तो ये था कुछ मेन फीचर्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781।